इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 251। अफवाह थी कि 3 सिर वाले गोल्डन ड्रैगन की शक्ति प्राचीन देवताओं से मुकाबला कर सकती है। नोसेंट के इतिहास में केवल 3 सिर वाले गोल्डन ड्रैगन थे और वे क्रोमैटिक ड्रैगन्स के बीच सर्वोच्च अस्तित्व थे। उनकी शक्ति किसी भी इंसान की कल्पना से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ थी। एक सांस एक शहर को नष्ट कर सकती थी और एक जाति को मिटा सकती थी। नैसर राजवंश के अंत में भी कोई 3 सिर वाला गोल्डन ड्रैगन नहीं गिरा था। बेजोड़ चार्ल्स सम्राट और उसके शक्तिशाली अधीनस्थों का सामना करते समय 3 सिर वाले गोल्डन ड्रैगन फिर भी शून्य को चीरने और शेष क्रोमैटिक ड्रैगन्स के साथ एक अज्ञात विमान में भागने में कामयाब रहे। ये कहा जा सकता है कि 3 सिर वाले ड्रैगन पहले से ही नोसेंट में किंवदंतियां थे। वे सच्चे अद्वितीय अस्तित्व थे। यहाँ तक कि कुछ किंवदंतियां ये भी कहती थीं कि अगर किसी गोल्डन ड्रैगन के 3 सिर होते हैं तो इसका मतलब है कि वह शाश्वत क्षेत्र में कदम रख चुका है। बेशक किंवदंतियां सिर्फ किंवदंतियां थीं। ये स्पष्ट नहीं था कि 3 सिर वाले गोल्डन ड्रैगन वास्तव में शाश्वत थे या नहीं। लेकिन एक बात तो तय थी, 3 सिर वाले गोल्डन ड्रैगन प्राचीन देवताओं से मुकाबला कर सकते थे। और अब एक प्राचीन देवता के बराबर का अस्तित्व शून्य में तैर रहा था। उसके शरीर में जीवन की एक सांस भी नहीं थी। उसकी चमक और शक्ति समय की नदी में पहले ही खो चुकी थी। दरअसल यह एक 3 सिर वाले गोल्डन ड्रैगन की लाश थी। आरव मेहरा ने रास्ते में बहुत सारी लाशें देखी थीं, आर्कमेज, हेवन मैज, एल्व्स, क्रोमैटिक ड्रैगन। लेकिन आरव मेहरा ने कभी नहीं सोचा था कि वह इतने शक्तिशाली अस्तित्व की लाश देखेगा। उस अस्तित्व को भगवान से मेल खाने में सक्षम कहा जा सकता है। नोसेंट में ऐसी कोई शक्ति मौजूद नहीं है जो उसे मार सके। इतना शक्तिशाली अस्तित्व कैसे गिर सकता है? आरव मेहरा स्तब्ध रह गया। रुको, इससे पहले कि आरव मेहरा संभल पाता, शून्य से एक छाया दौड़ी। क्या ये हो सकता है? आरव मेहरा एक भावशून्य भाव के साथ वहां खड़ा था। वह ऊपर तैरती हुई छाया को देख रहा था और प्लेनर पथ के टुकड़े को नियंत्रित करना भी भूल गया था। सौभाग्य से उसे उस समय प्लेनर पथ को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह केवल शांति से शून्य में तैर रहा था, छाया के आने का इंतजार कर रहा था। वह और करीब आ रहा था। जैसे जैसे वह करीब आ रहा था, आरव मेहरा देख सकता था कि छाया का आकार गोल्डन ड्रैगन के समान था, जो असीम शून्य में एक छोटी पहाड़ी के आकार का था। जैसे जैसे छाया और करीब आती गई, आरव मेहरा एक छाया को देखने में सक्षम हो गया। वह 100 मीटर से अधिक लंबा विशालकाय था। उसका ऊंचा और राजसी शरीर शून्य में बह रहा था, गतिहीन, जैसे कि वह अनंत नींद में डूब गया हो। कोई रास्ता नहीं। इस बार आरव मेहरा प्रतिक्रिया नहीं दे सका। वह हौंकते हुए, अवाक होकर चौड़ी आंखों से अपने सामने देख रहा था। वह एक प्राचीन देवता है, दुनिया के साथ पैदा हुए प्राणियों में से एक, जो स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माण के समय प्रकट हुए थे। उनके पास सबसे गहरा ज्ञान और सबसे मजबूत शक्ति थी। वे दुनिया और उसके मूल शासकों की शुरुआत थे। बहुत पुराने स्वर्ण युग में देवताओं ने शानदार एशियन राजवंश का निर्माण किया था, जिससे एक ऐसी सभ्यता का निर्माण हुआ जिसे केवल चमत्कारी ही कहा जा सकता है। वह नोसेंट का सबसे प्रसिद्ध और आकर्षक काल था, जो किंवदंतियों का युग था। दुर्भाग्य से नैसर राजवंश की शुरुआत से पहले खाली अवधि में शानदार एशियन राजवंश अपने अंत तक गिर गया, जैसे कि हर देवता रातों रात गायब हो गया हो, केवल विशाल नोसेंट दुनिया को पीछे छोड़ दिया हो। एल्व्स और ड्रैगन्स के जीवन के सिंहासन पर बैठने से पहले प्रत्येक प्रमुख जाति एक के बाद एक उभरी। लेकिन यहाँ तक कि अभिमानी एल्व्स और ड्रैगन्स ने यह कहने की हिम्मत नहीं की कि उनका नैसर राजवंश एशियन राजवंश से मुकाबला कर सकता है। वास्तव में 3 सिर वाले गोल्डन ड्रैगन वास्तव में अद्वितीय अस्तित्व थे, लेकिन वह नैसर राजवंश में था। प्राचीन देवता पहले ही पूरी तरह से गायब हो चुके थे और 3 सिर वाले गोल्डन ड्रैगन का कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था। नैसर राजवंश से पहले प्राचीन देवता परम अस्तित्व थे। आरव मेहरा उस दृश्य को देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। एक 3 सिर वाले गोल्डन ड्रैगन की लाश, एक प्राचीन भगवान की लाश। स्वर्ग ज्ञानवर्धक विमान में क्या चल रहा है? क्या कोई युद्ध हुआ? प्राचीन देवताओं और क्रोमैटिक ड्रैगन के बीच युद्ध? स्थिति को समझाने का शायद कोई और तरीका नहीं हो सकता। चाहे वह 3 सिर वाला सुनहरा ड्रैगन हो या प्राचीन देवता, वे दोनों लगभग अजेय अस्तित्व थे। आरव मेहरा को विश्वास नहीं होगा कि किसी और ने उन्हें मार दिया। इस तरह की शक्ति नोसेंट से ऊपर थी, अगर यह वास्तव में अस्तित्व में थी। सबसे प्रशंसनीय व्याख्या ये थी कि युद्ध हुआ था। लेकिन स्वर्ग ज्ञानवर्धक विमान के बारे में क्या? पूरा स्वर्ग ज्ञानवर्धक विमान क्यों मृत प्रतीत होता है? ये किंवदंतियों से बहुत अलग है। किंवदंतियों में स्वर्ग ज्ञानवर्धक विमान सुनहरी आभा से भरा हुआ था। यह एक सच्चा पौराणिक विमान था। तो अब यह मौत की तरह शांत क्यों है? यह एक असीम शून्य क्यों है? क्या यह उस युद्ध के कारण हो सकता है? लेकिन ऐसा संभव नहीं लगता। आरव मेहरा दुनिया के अंत से आया था। वह व्यक्ति था जिसने सबसे अधिक समझा कि एक दुनिया को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए कितनी शक्ति की आवश्यकता होती है। भविष्य का नोसेंट अभी भी इस विमान से कहीं कम शक्तिशाली था, लेकिन इसने मैजिक एरा के चरम का भी अनुभव किया था, जहां चार्ल्स द कॉन्करर और सॉवरेन ऑफ डेथ सैंड्रो सहित अनगिनत शक्तिशाली लोग लड़े थे। इन शक्तिशाली लोगों की ताकत पहले से ही 3 सिर वाले गोल्डन ड्रैगन और प्राचीन देवताओं के करीब थी। उन्होंने नोसेंट में अनगिनत बार लड़ाई की, तो उन्होंने नोसेंट को नष्ट क्यों नहीं किया? नोसेंट की तो बात ही छोड़िए, बोन प्लेन जैसे कम शक्तिशाली विमान भी शायद ही कभी चकनाचूर हो पाते।
ये विमान जितना दिखते थे उससे कहीं ज्यादा संभाल सकते थे। आखिरकार कम शक्तिशाली विमान भी अभी भी पूर्ण विकसित दुनिया थे और दुनिया को नष्ट करना इतना आसान नहीं था। मेहरा, तुम देखो। जब आरव मेहरा सोच रहा था तो सोलोमन ने अचानक कहा। इस समय 9वीं रैंक का उच्च जादूगर सदमे में था। वह भय से शून्य की ओर देख रहा था। यह क्या है? आरव मेहरा ने उत्सुकता से देखा, इससे पहले कि उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। इतने लंबे समय तक शून्य में उड़ने के बाद प्लेनर पाथ फ्रैगमेंट अब एक कब्रिस्तान में पहुंच गया था। एक के बाद एक लाशें। उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन्हें गिनना मुश्किल था। उनके सामने फैला हुआ असीम शून्य एक विशाल कब्रिस्तान की तरह था। यह मौत की आभा से भरा हुआ था और क्रोमेटिक ड्रैगन की लाशों की कोई कमी नहीं थी। साथ ही कल्पित बौने, प्राचीन देवता, मनुष्य, जानवर, देवदूत, राक्षस। आरव मेहरा हर एक जाति को देख सकता था जो कभी नोसेंट में रहती थी। वे दूर दूर तक फैल गए। हर लाश धीरे धीरे शून्य में तैर रही थी। वे अपने जीवनकाल में असाधारण शक्तियां थे, लेकिन अब उनके शरीर में न तो कोई शक्ति थी और न ही जीवन की कोई आभा बची थी। इनमें से कुछ लाशें अच्छी हालत में थीं, कुछ बुरी तरह क्षतिग्रस्त थीं। हालांकि वे गतिहीन और दूर थीं, फिर भी आरव मेहरा वहां हुए भयंकर संघर्ष का अनुमान लगा सकता था। उस मौत के मैदान में हर जगह टूटे हुए हथियारों और कवच के टुकड़े बिखरे पड़े थे और उन्हें और अधिक देखने के बाद आरव मेहरा ने पाया कि ये सभी हथियार और कवच उच्चतम गुणवत्ता के थे। कम से कम वे सभी शानदार जादुई उपकरण थे। इस समय आरव मेहरा को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया। स्वर्ग ज्ञानवर्धक विमान किंवदंतियों से अलग क्यों था? इसे इस भयावह कब्रिस्तान से समझा जा सकता था। हजारों हजार लाशें, जिनमें से हर एक में चौंकाने वाली शक्ति थी, और यहाँ तक कि क्रोमेटिक ड्रैगन, शुद्ध रक्त वाले कल्पित बौने और प्राचीन देवता जैसे पौराणिक अस्तित्व भी इस लड़ाई में शामिल थे। इन सभी अथाह आकृतियों के बीच की लड़ाई वास्तव में स्वर्ग ज्ञानवर्धक विमान को नष्ट करने में सक्षम हो सकती है। ये पहले से ही एक दुनिया के लिए संभालने के लिए बहुत अधिक था। मैंने सच में नहीं सोचा था कि स्वर्ग ज्ञानवर्धक विमान इतना चौंकाने वाला रहस्य छिपाएगा। आरव मेहरा वहां खड़े थे, एक तरह की समाधि में उस भयावह कब्रिस्तान को देख रहे थे। आरव मेहरा को पता था कि उन्हें पहले ही चले जाना चाहिए था। इन अनगिनत लाशों और इस भयावह कब्रिस्तान को देखना ही यह समझने के लिए पर्याप्त था कि उन्हें इस जगह से दूर रहना होगा। आरव मेहरा ने क्रिस्टल स्केल में दो पूरी तरह से अलग तरह की जादुई शक्ति डालने से पहले थोड़ा सोचा। एक पल में उसने जो दो अंगूठियां पहनी थीं, उनमें एक नीली और एक लाल रोशनी खिल गई। विशाल शक्ति उस जादुई कर्मचारी पर अभिसरित होने लगी। तत्वों के संघर्ष के तहत मूल रूप से स्थिर क्रिस्टल स्केल अराजक रूप से हिल गए। ऐसा संघर्ष एक जादुई उपकरण के लिए बिल्कुल घातक था। अगर लापरवाही बरती गई तो इससे जादुई उपकरण नष्ट हो जाएगा। लेकिन आरव मेहरा अब जो करना चाहता था वह क्रिस्टल स्केल को नष्ट करना था। पिछले मान उतार चढ़ाव से आरव मेहरा को पहले से ही पता था कि क्रिस्टल स्केल को नष्ट करना ही वापसी का एकमात्र तरीका था। लेकिन जैसे ही आरव मेहरा वापसी की यात्रा शुरू करने के लिए क्रिस्टल स्केल को नष्ट करने वाला था, प्लेनर पाथ फ्रैगमेंट से एक सिलहूट उड़ गया। ज़्यूबन, तुम क्या कर रहे हो? आरव मेहरा चौंक गया। कोई समय नहीं बचा था। ड्रैकोनिक बीस्टमैन पहले ही प्लेनर पाथ की सुरक्षा से बाहर निकल चुका था और उस 3 सिर वाले गोल्डन ड्रैगन की लाश की ओर झपट रहा था। अध्याय 252। क्या? ड्रैकोनिक बीस्टमैन ने प्लेनर पाथ फ्रैगमेंट की सुरक्षा छोड़ने के बाद जोर से चीख मारी। वह एक नींद में डूबे शराबी की तरह था जो अचानक जाग गया और बेतहाशा संघर्ष कर रहा था। दुर्भाग्य से वह अब सुरक्षित नहीं था। भाड़ में जाओ, आरव मेहरा ने गुस्से में कसम खाए, लेकिन उसने फिर भी क्रिस्टल स्केल में मैना डालना बंद कर दिया। जैसे ही आरव मेहरा ने मैना के प्रवाह को रोका, क्रिस्टल स्केल जो फटने के कगार पर थे, स्थिर हो गए और प्लेनर पाथ फ्रैगमेंट अब हिलना बंद हो गया। आसपास की स्थानिक विकृतियां भी धीरे धीरे ठीक हो गईं। उसी समय आरव मेहरा ने एक वाइन मंत्र डाला और हाथ मोटी वाइन को शून्य के माध्यम से ड्रैकोनिक बीस्टमैन की ओर भेजा। फिर बेल ने ज़्यूबन के शरीर को लपेट लिया और आरव मेहरा ने महसूस किया कि बेल और भारी होती जा रही है, क्योंकि दूसरी तरफ संघर्ष कर रहा था और चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ हम्फ। बेल को ड्रैकोनिक बीस्टमैन के शरीर के चारों ओर लपेटे हुए देखकर आरव मेहरा ने राहत की सांस ली और बेल को नियंत्रित करके उसे वापस खींच लिया और चिल्लाया, क्या तुम पागल हो? रुको सर, कृपया मुझे मुक्त करो। लेकिन आरव मेहरा ने यह उम्मीद नहीं की थी कि जैसे ही बेल ने ज़्यूबन को वापस खींचा, बाद वाला अप्रत्याशित रूप से फिर से संघर्ष करने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह बेल के बंधन से मुक्त होना चाहता था। क्या बात है? आरव मेहरा दंग रह गया। सर देखो देखो वहां। इस समय ड्रैकोनिक बीस्टमैन को यह नहीं पता था कि कैसे समझाना है, इसलिए वह अपने आगे की ओर इशारा करते हुए संघर्ष करता रहा। आरव मेहरा ने ड्रैकोनिक बीस्टमैन की उंगली का पीछा किया और एक खास लाश को देखा। वह एक 3 सिर वाले गोल्डन ड्रैगन का शव था। नोसेंट के चरम अस्तित्वों में से एक के रूप में 3 सिर वाले गोल्डन ड्रैगन के तराजू इतने सालों तक मृत रहने के बाद भी एक चमकदार सुनहरी रोशनी के साथ टिमटिमा रहे थे। हालांकि इसने अपना जीवन और शक्ति खो दी थी और केवल शून्य में तैर रहा था, आरव मेहरा अभी भी इसकी शक्ति और महिमा को महसूस कर सकता था। लेकिन ड्रैकोनिक बीस्टमैन क्यों बेतहाशा भागने के लिए संघर्ष कर रहा था? अगर पहले प्लानर पाथ फ्रैगमेंट की सुरक्षा को छोड़ना एक दुर्घटना माना जा सकता था, तो अब जब आरव मेहरा ने उसे बेल से पकड़ लिया था और उसे प्लानर पाथ फ्रैगमेंट की सुरक्षा की ओर वापस खींच रहा था, तो वह इतना संघर्ष क्यों कर रहा था?
वह अपनी पूरी ताकत से 3 सिर वाले गोल्डन ड्रैगन की लाश तक पहुंचने की कोशिश क्यों कर रहा था। उसे लगा कि उसे वह लाश बहुत आकर्षक लगी। क्या ये हो सकता है? जैसे ही उसने एक संभावना के बारे में सोचा, आरव मेहरा का दिल धड़कने लगा। उसने कुछ नहीं कहा और सीधे प्लेना पाथ फ्रैगमेंट को नियंत्रित किया और जल्दी से उसे 3 सिर वाले गोल्डन ड्रैगन की लाश के पास ले गया। प्लेना पाथ फ्रैगमेंट की सुरक्षा में भी आरव मेहरा को स्पष्ट रूप से आसपास के वातावरण में एक भयावह शक्ति का एहसास हो रहा था, क्योंकि वे 3 सिर वाले गोल्डन ड्रैगन के करीब जा रहे थे। बिल्कुल, आरव मेहरा समझ गया। लाश के ऊपर एक चमकीला लाल धब्बा था। ये चमकीला लाल धब्बा चमकदार सुनहरे तराजू के बीच विशेष रूप से विशिष्ट लग रहा था। वह खून की एक बूंद थी। वह बूंद 3 सिर वाले गोल्डन ड्रैगन की छाती पर थी। आरव मेहरा ने सोचा था कि 3 सिर वाले गोल्डन ड्रैगन के पास कोई घाव नहीं है, लेकिन करीब जाने पर उसे उसकी छाती पर मुट्ठी के आकार का एक छेद दिखाई दिया और खून की यह बूंद इसी घाव से आई थी। तो यह ऐसा ही था। आरव मेहरा को आखिरकार समझ में आ गया कि ड्रैकोनिक बीस्टमैन अचानक पागल क्यों हो गया था। ये खून की उस बूंद की वजह से था। कोई आश्चर्य नहीं कि कायशियुबन आगे बढ़ गया, जैसे कि उसका जीवन उस पर निर्भर करता है। ड्रैकोनिक बीस्टमैन के लिए, जिनकी शक्ति उनके रक्त से आती है, 3 सिर वाले गोल्डन ड्रैगन के खून की एक बूंद का मूल्य नहीं आंका जा सकता। वह प्राचीन देवताओं की प्रतिद्वंद्वी अस्तित्व की खून की बूंद थी, नोसेंट की शीर्ष रक्त रेखाओं में से एक। यहाँ तक कि एक छोटी सी बूंद में भी अकल्पनीय शक्ति और रहस्य हो सकते हैं। ड्रैकोनिक बीस्टमैन को शायद ये पता न हो, लेकिन उसके रक्त रेखा से मिली वृत्ति ने उसे फिर भी खून की उस बूंद के लिए तरसाया। ऐसा लग रहा था कि उसके पास शियुबन को उस खून की बूंद को हासिल करने में मदद करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। आरव मेहरा ये भी जानने को उत्सुक था कि 3 सिर वाले गोल्डन ड्रैगन जैसे महान प्राणी से खून की एक बूंद को आत्मसात करने के बाद ड्रैकोनिक बीस्टमैन किस ऊंचाई तक पहुंचेगा। स्वाभाविक रूप से वह जल्दबाजी में काम नहीं करेगा। ज़्यूबन, बेल को कसकर पकड़ो, आरव मेहरा चिल्लाया। ड्रैकोनिक बीस्टमैन बहुत खतरनाक स्थिति में था। शांत दिखने वाला, शून्य घातक उतार चढ़ाव और जंगली मान से भरा हुआ था। ड्रैकोनिक बीस्टमैन की तो बात ही छोड़िए, सुयास और आरव मेहरा भी प्लेना पाथ फ्रैगमेंट की सुरक्षा के बिना लंबे समय तक नहीं टिक सकते थे। ये शब्द कहने के बाद आरव मेहरा ने बेल को सिकुड़ना शुरू कर दिया। कई दर्जन मीटर लंबी बेल जल्दी ही सिकुड़कर 30 मीटर से भी कम रह गई और ड्रैकोनिक बीस्टमैन और 3 सिर वाले गोल्डन ड्रैगन के बीच की दूरी जल्दी ही बढ़ गई। सर, ड्रैकोनिक बीस्टमैन के चेहरे पर घबराहट दिखाई दी। उसकी रक्तरेखा की गहराई से आ रही इच्छा ने ड्रैकोनिक बीस्टमैन की उस खून की बूंद के प्रति प्यास को हर चीज से बढ़कर बना दिया। ऐसा लगा जैसे अंधेरे से कोई आवाज उसे बुदबुदा रही हो, जो उसे उस खून की बूंद को पाने के लिए सब कुछ जोखिम में डालने के लिए कह रही हो। लेकिन साथ ही वह आरव मेहरा के आदेशों का विरोध नहीं कर सका। उनके बीच एक आत्मा अनुबंध था जो सीधे उसकी आत्मा पर प्रतिबंध लगाता था। तुलना में उस तरह का बंधन उसके रक्तरेखा से आने वाली इच्छा से भी अधिक मजबूत था। अंत में उसकी आत्मा ने उसके रक्तरेखा को दबा दिया। चाहे वह कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, उसके पास उस बेल को कसकर पकड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था और खून की बूंद को उससे दूर होते हुए देखता रहा। ड्रैकोनिक बीस्टमैन केवल खाली आंखों से देख सकता था, क्योंकि उसे प्लेना पाथ फ्रैगमेंट की ओर खींचा जा रहा था। ड्रैकोनिक बीस्टमैन ने पहले ही सोच लिया था कि वह खून की यह बूंद पाने का मौका चूक गया है। लेकिन फिर उसे अचानक पता चला कि उसे खींचने वाली बेल प्लेना पाथ फ्रैगमेंट से 20 मीटर दूर रुक गई थी। वह बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि आरव मेहरा द्वारा पकड़ी गई डोरी के साथ शून्य में बह रही पतंग। सर, क्या हो रहा है? ड्रैकोनिक बीस्टमैन अचानक घबरा गया और अवचेतन रूप से उसे लगा कि यह उसकी सजा है। चुप रहो, आरव मेहरा ने पहले ही बेल को नियंत्रित करना बंद कर दिया था। उसने बस उसे वहीं पर बांध दिया था और अपने दिमाग को प्लेना पाथ फ्रैगमेंट को हिलाने पर केंद्रित कर दिया था। आरव मेहरा किसी जादू को नियंत्रित नहीं कर रहा था। वह सिर्फ एक जादुई उपकरण को नियंत्रित नहीं कर रहा था, वह प्लेना पाथ के एक हिस्से को नियंत्रित कर रहा था। इसे केवल अत्यंत बोझिल ही कहा जा सकता है। क्रिस्टल स्केल के माध्यम से उसने प्लेना पाथ के कई दर्जन मीटर चौड़े हिस्से को नियंत्रित किया और उसे कब्रिस्तान की ओर ले गया। ये कठिनाई अधिकांश लोगों के लिए अकल्पनीय थी। सौभाग्य से आरव मेहरा की जादुई सरणी अपनी सीमा तक जागृत हो गई और उसे लाशों के समुद्र के बीच से कई रास्ते दिखाए। स्वाभाविक रूप से ये रास्ते बेहद जटिल और खतरों से भरे हुए थे। अगर सावधानी न बरती जाए तो वे किसी लाश से टकरा सकते थे। अगर वे लाश से टकराते तो भी ठीक रहता, लेकिन अगर वे किसी क्रोमेटिक ड्रैगन या किसी प्राचीन देवता से टकराते तो ये जानलेवा होता। आरव मेहरा ने इस समय लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। आरव मेहरा का दिमाग प्लेना पथ को नियंत्रित करने पर केंद्रित था और वह ड्रैकोनिक बीस्टमैन का जवाब देने की जहमत नहीं उठा सकता था। उसे डांटने के बाद उसने प्लेना पथ को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे वह कब्रिस्तान के बीच से घुमावदार रास्ते पर चल पड़ा। मेहरा, ये बहुत खतरनाक है। सुयास ने भौहें सिकुड़ी। सबसे पहले सुयास ने पहले ही अपना मन बना लिया था और हमेशा युवा महान जादूगर की बात मानने और फ्रैंक की गलतियों की भरपाई करने के लिए उसके फैसलों का पालन करने का फैसला किया था। लेकिन अब सुयास को पता चला कि यह युवा महान जादूगर वास्तव में इस प्लेना पथ के टुकड़े को असीम कब्रिस्तान में ले जा रहा था। इस खोज ने सुयास को डरा दिया। ये बहुत खतरनाक था। इस प्रकार सुयास ने अवचेतन रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की।
लेकिन अपना वाक्य शुरू करने के बाद सुयास को एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में बात की थी। यह उसके सामने खड़ा कोई साधारण महान जादूगर नहीं था। उसकी ताकत और हैसियत दोनों ही महान जादूगर के दायरे से कहीं आगे थी, फ्रैन और खुद से भी कहीं आगे। खासकर इस जगह पर वह प्लेनापथ के टुकड़े को नियंत्रित करने वाला था और इस तरह फ्रैन और उसके अपने जीवन को भी नियंत्रित कर रहा था। और अब सुयास ने उसे एक साधारण महान जादूगर के रूप में माना और स्पष्ट रूप से उसकी गलती बताई। ये बहुत जल्दबाजी थी मेहरा, मेरा मतलब था, क्या इतनी दूर जाने पर कोई खतरा होगा? सुयास ने तुरंत अपने शब्दों को समायोजित किया और धीरे से बोला, ये ठीक है, कैसे हो सकता है? सुयास कहना चाहता था ये ठीक कैसे हो सकता है, लेकिन उसने जल्दी से खुद को रोक लिया। वह पहले ही अपने शब्दों के साथ लापरवाह हो चुका था। सुयास को नहीं पता था कि अगर वह उसे नाराज कर देगा तो वह युवा महान जादूगर कैसी प्रतिक्रिया देगा। अध्याय 253। सुयास दुविधा में फंस गया था। एक तरफ वह उस युवा महान जादूगर को नाराज करने के बारे में चिंतित था, लेकिन दूसरी तरफ वह इस बात से चिंतित था कि यात्रा बहुत खतरनाक होगी। सुयास अब वास्तव में पीड़ित था। उसे लगा कि वह कुछ नहीं कर सकता, वह केवल कब्रिस्तान से गुजरते हुए प्लेनापथ के टुकड़े को देख सकता था। वे उस जगह पर भटक रहे थे और कभी कभी रुक भी जाते थे। लोग चिंतित होने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे, उन्हें डर था कि यह परिवहन विधि टूट जाएगी। लेकिन इसे ध्यान से देखने पर सुयास को थोड़ा गलत लगा। वास्तव में प्लेनापथ का टुकड़ा मुश्किल से आगे बढ़ रहा था, लेकिन ध्यान देने पर पता चलता है कि यह प्लेनापथ का टुकड़ा कब्रिस्तान से बिना किसी लाश से टकराए आगे बढ़ रहा था। नहीं, ये सिर्फ लाशें नहीं थीं, यहाँ तक कि हथियारों और कवच के वे टुकड़े भी प्लेनापथ के टुकड़े से अपने आप बचते हुए लग रहे थे। अब तक प्लेनापथ पर एक भी टुकड़ा नहीं लगा। वे टुकड़े स्वाभाविक रूप से उनसे बच नहीं सकते थे। इसका एकमात्र स्पष्टीकरण ये था कि प्लेनापथ का टुकड़ा उनसे बच रहा था। ये कैसे हो सकता है? सुयास यह महसूस करने के बाद मूर्खतापूर्वक वहीं खड़ा रहा। प्लेनापथ का टुकड़ा बिना किसी चीज से टकराए इस कब्रिस्तान से गुजरने में कामयाब रहा। इसका मतलब था कि प्लेनापथ का नियंत्रक जानबूझकर इन बाधाओं से बच रहा था। लेकिन कब्रिस्तान में सिर्फ एक या दो बाधाएं नहीं थीं, न ही सैकड़ों, न ही हजारों। वहां सैकड़ों हजारों बाधाएं थीं और वे सभी शून्य के उस हिस्से में ढेर हो गई थीं। ये बंद सीवर की तरह था जिसमें लोगों के पास एक कदम रखने की भी जगह नहीं थी। अगर कोई कचरे से गुजरना चाहता था तो उसे जबरन आगे बढ़ना पड़ता था और इसके लिए ताकत की जरूरत होती थी। लेकिन अब इस युवा महान जादूगर ने एक रास्ता खोज लिया था और उसे पूरे सीवेज में कचरे का एक भी टुकड़ा नहीं मिला था। ये कितना भयावह था! और यह सबसे भयावह हिस्सा नहीं था। वह दर्जनों मीटर लंबे प्लेनापथ को नियंत्रित कर रहा था। प्लेनापथ के ऐसे टुकड़े को नियंत्रित करना कितना कठिन था, ये तो बताना ही पड़ेगा, लेकिन इस विशाल बोझ को इतने संकीर्ण अंतरालों से पार करना कितना कष्टदायक था। लेकिन सुयास को सबसे ज्यादा डराने वाला युवा महान जादूगर का दिमाग था। इस यात्रा में कोई गलती नहीं हो सकती थी। एक गलती और पूरी टीम मर जाएगी। उसने खुद सहित सभी के जीवन को नियंत्रित किया। कोई भी जादूगर ऐसे दबाव में सामान्य रूप से काम नहीं कर सकता था, लेकिन वह युवा महान जादूगर संकीर्ण अंतरालों से प्लेनापथ के टुकड़ों को पार करता रहा। उस दौरान एक उंगली भी नहीं हिली। इतना दुर्जय दिमाग! सुयास की नज़र में केवल सबसे शांत दिमाग वाला और सबसे ठंडे खून वाला व्यक्ति ही अपने और दूसरों के जीवन की अनदेखी करते हुए इस स्तर तक पहुंच सकता है। ये प्रतिभा भयावह थी। सुयास के सामने युवा महान जादूगर एक बहुत ही भयावह व्यक्ति था। सुयास को अचानक थोड़ी खुशी महसूस हुई। वह प्लेनापथ पर उस युवा महान जादूगर का अनुसरण करने के लिए खुश था, जिससे दोनों पक्षों के बीच संघर्ष बहुत कम हो गया। अन्यथा युवा महान जादूगर उनके जाने के बाद अपने ऋणों का निपटान करने के लिए वास्तव में फ्रैन की तलाश कर सकता था और मर्करी टॉवर के साथ उसका रिश्ता खराब हो सकता था। सुयास के लिए ये पर्याप्त से अधिक था। उसने कल्पना करने की हिम्मत नहीं की कि ऐसे भयावह दुश्मन होने के क्या परिणाम होंगे। प्लेनापथ लाशों और टुकड़ों के इर्द गिर्द घूमता रहा। यह मूल रूप से 3 सिर वाले गोल्डन ड्रैगन की लाश से 100 मीटर की दूरी पर था, फिर भी वे आरव मेहरा के नियंत्रण में कई 100 किलोमीटर उड़ गए, अनगिनत लाशों और टुकड़ों को दरकिनार करते हुए, और अब 3 सिर वाले गोल्डन ड्रैगन की लाश के दूसरी तरफ से आ रहे थे। दूसरों को शायद समझ में ना आए कि क्यों, लेकिन आरव मेहरा को पता था कि यही एकमात्र सुरक्षित रास्ता था। किसी अन्य रास्ते से 3 सिर वाले गोल्डन ड्रैगन के पास जाने पर वे एक मृत अंत में पहुंच जाएंगे, और वे किसी प्राचीन देवता या क्रोमेटिक ड्रैगन के शरीर से टकरा जाएंगे, या वे कवच और हथियारों के टुकड़ों से छेदे जाएंगे और एक छत्ते में बदल जाएंगे। केवल ऐसा रास्ता ही उन सभी खतरों से बच सकता था और ड्रैकोनिक बीस्टमैन को रक्त की वह बूंद पाने की अनुमति दे सकता था। अंत में आरव मेहरा के आग्रह के तहत प्लेनापथ फ्रैगमेंट ने अंतिम लाशों को दरकिनार कर दिया और रक्त की बूंद को ज़्यूबन की पहुंच में डाल दिया। यह ड्रैकोनिक बीस्टमैन, जिसने शुरू में हार मान ली थी, अचानक अपनी आंखों के सामने रक्त की बूंद को देखा और उसके बेजान भाव की जगह सदमे ने ले ली, यहाँ तक कि उसके वंश से भी आग्रह को रोक दिया। वह केवल उस रक्त की बूंद को देखता रहा और अपना हाथ बढ़ाना भी भूल गया। तुम किस बात से चकित हो? जल्दी करो! आरव मेहरा ने प्लेनापथ फ्रैगमेंट को नियंत्रित करने में पहले ही बहुत प्रयास किए थे, इससे पहले कि वह इसे इस स्थान पर लाने में कामयाब हो सके। लेकिन जब उसने देखा कि ज़्यूबन वहीं जम गया है, तो वह अचानक क्रोधित हो गया और उसे डांटने लगा।
आरव मेहरा द्वारा डांटे जाने पर ड्रेकोनिक बीस्टमैन जाग गया और जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाया। फिर ड्रैगन के खून की वह बूंद गायब हो गई। वास्तव में जैसे ही ड्रेकोनिक बीस्टमैन ने उसे छुआ, मानो वह किसी रहस्यमयी शक्ति द्वारा आकर्षित हो गया हो, खून की वह बूंद शियुबन की उंगली के भीतर गायब हो गई। यह इतना अचानक हुआ कि अगर आरव मेहरा को पहले से पता नहीं होता कि शियुबन एक ड्रेकोनिक बीस्टमैन है, तो उसे लग सकता था कि यह एक भ्रम था और खून की कोई बूंद मौजूद ही नहीं थी। लेकिन इससे पहले कि आरव मेहरा संभल पाता, कुछ अप्रत्याशित परिवर्तन हुए। जैसे ही खून की बूंद शियुबन के शरीर में समा गई, 3 सिर वाले गोल्डन ड्रैगन के तराजू अपनी चमक खोने लगे और मूल रूप से टिमटिमाती हुई रोशनी सोने की तरह चमकती हुई अब टिमटिमाती नहीं थी और अंधेरी रह गई थी। आरव मेहरा ने देखा कि गोल्डन ड्रैगन की लाश में बहुत तेजी से बदलाव हो रहे थे। पहले तो यह अपनी चमक खो रही थी, लेकिन जल्द ही 3 सिर वाले गोल्डन ड्रैगन की लाश मुरझाने लगी। लाश के पतले होने और टूटने में ज्यादा समय नहीं लगा, और यह यहीं खत्म नहीं हुआ। जल्द ही गिरते हुए तराजू शून्य में राख में बदल गए। नोसेंट के इतिहास में सबसे मजबूत बचाव वाला अस्तित्व ऐसी स्थिति में आ गया। इस समय हड्डियां टूटकर अलग हो गईं। ये लगभग 1 मिनट तक चला, लेकिन उस 3 सिर वाले गोल्डन ड्रैगन की लाश के लिए यह एक पल में 1 लाख साल बीतने जैसा था। खून की एक बूंद खोने के बाद मूल रूप से चमकीली लाश सड़ रही थी। जब तक आखिरी हड्डी धूल में बदल गई, तब तक आरव मेहरा होश में आ गया। उसने बेल को नियंत्रित करके शियुबन को वापस खींच लिया और ध्यान से सोच रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। सर, मुझे समझ आ गया। शियुबन उत्साह से भरा हुआ था। उसके वंश की गहराई में छिपी लालसा पूरी हो गई थी। ड्रैकोनिक बीस्टमैन के लिए ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था और यह विकास के बराबर था। संतुष्टि की उस भावना को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वापस अंदर जाओ। आरव मेहरा को शियुबन की परवाह नहीं थी। 3 सिर वाले गोल्डन ड्रैगन के बदलावों ने आरव मेहरा को हिलाकर रख दिया। आरव मेहरा ने हमेशा सोचा था कि शून्य के बीच लाशों ने सारी शक्ति खो दी है। वास्तव में कब्रिस्तान में प्रवेश करने के बाद आरव मेहरा को अपने विश्लेषण से जो जानकारी मिली, उसने वास्तव में इसकी पुष्टि की। शून्य कब्रिस्तान में कोई मान उतार चढ़ाव नहीं था। किसी भी दुर्जय आभा की तो बात ही छोड़िए, ये केवल मौत की तरह शांत और अजीब था। लेकिन अब आरव मेहरा को अचानक एहसास हुआ कि उसने गलत अनुमान लगाया होगा, और यह ड्रैकोनिक रक्त की उस बूंद की वजह से था। दूसरों को शायद ये समझ में ना आए कि ड्रैकोनिक रक्त की उस बूंद ने क्या परिवर्तन लाए, लेकिन आरव मेहरा को कैसे पता नहीं चल सकता था। आरव मेहरा को यकीन था कि ड्रैकोनिक रक्त की बूंद की वजह से ही 3 सिर वाले गोल्डन ड्रैगन की लाश इतने लंबे समय तक इतनी अच्छी अवस्था में रह पाई थी। इसके बिना लाश तुरंत मुरझा गई। दूसरे शब्दों में, उस खून की बूंद में ड्रैगन की थोड़ी शक्ति थी, और चूंकि 3 सिर वाले गोल्डन ड्रैगन की शक्ति अब तक बनी हुई है, तो फिर दूसरे शरीरों का क्या होगा, जैसे कि प्राचीन देवता। आरव मेहरा इस बारे में सोचते हुए बेचैनी महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। अगर उनका अनुमान सही था, तो अगर वह भगवान की लाश तक पहुंचने में कामयाब हो गए, तो क्या उनकी फसल अथाह नहीं होगी। और इसके लिए भगवान होने की जरूरत नहीं थी। जादू में निपुण सिल्वर मून एल्वेस, सभी जादू में स्वाभाविक रूप से निपुण सिल्वर ड्रैगन्स, ये दोनों भी बहुत अच्छे विकल्प थे। जब तक उसे ये सब मिल जाता, उसे बहुत फायदा होता। ऐसी स्थिति में मुझे इसकी तलाश करनी चाहिए, आरव मेहरा ने सोचा, जब उसकी आंखें कई शवों को स्कैन कर रही थीं और उसकी जादुई एरे उन्मत्तता से घूम रही थीं, क्योंकि वे कब्रिस्तान के माध्यम से एक खतरनाक रास्ते की रूपरेखा बना रही थीं। अध्याय 254। आरव मेहरा प्लेनर पथ को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। यह इस हद तक था कि आरव मेहरा ने शियुबन के चेहरे पर अजीब भाव को भी नहीं देखा। यह एक बच्चे की अभिव्यक्ति थी जो अपनी खुशी को सावधानी से दबा रहा था ताकि कोई भी उसके द्वारा उठाए गए खजाने को न देख सके। आरव मेहरा अब तक कब्रिस्तान में 2 घंटे से था। इतने लंबे समय तक आगे पीछे घूमने के बाद वह कई क्रोमेटिक ड्रैगन की लाशों, शुद्ध रक्त वाले कल्पित बौनों के पास से गुजरा था, और इस बीच आरव मेहरा एक प्राचीन भगवान की लाश के करीब भी पहुंच गया था। इससे पहले आरव मेहरा कई शॉट वाले क्षेत्र से गुजर रहा था और उसने उस प्राचीन भगवान के शरीर को देखा। ये पहली बार था जब आरव मेहरा ने एक प्राचीन भगवान को करीब से देखा था। भले ही वह सिर्फ एक लाश थी, लेकिन इससे आरव मेहरा को जो सदमा लगा, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि लाश भी एक देवता की तरह नश्वर दुनिया में उतरती हुई महसूस हो रही थी। उसका गरिमा में चेहरा, उसका भव्य शरीर और वह अवर्णनीय भावना जो वह उत्सर्जित कर रही थी। वह शून्य में तैर रही थी, अंतहीन अंधकार और पूर्ण मौन से घिरी हुई थी, लेकिन यह उसके शरीर पर केंद्रित असीम प्रकाश की भावना दे रही थी, जैसे कि इस शून्य में जो पहली चीज दिखनी थी वह ये ईश्वर था। इस समय आरव मेहरा अवचेतन रूप से प्लेनर पथ को करीब लाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, आरव मेहरा को अपनी छाती से बर्फीली ठंडक महसूस हुई। आरव मेहरा इस भावना से बहुत परिचित था। उस उजाड़ रेगिस्तान में रेत के जानवरों का शिकार करते समय जब भी खतरा आता था, तो उसे इस तरह की ठंडक महसूस होती थी। उस भावना का मतलब था कि उसने कुछ अनदेखा कर दिया था। हैरान, आरव मेहरा ने तुरंत अपने जादुई सरनी को घुमाया और इस शांत शून्य का विश्लेषण किया। आरव मेहरा फिर पीला पड़ गया। उसने पाया कि यह शांत शून्य जो केवल टुकड़ों से भरा हुआ प्रतीत होता था, वास्तव में अंतहीन खतरों से भरा हुआ था।
प्राचीन भगवान की लाश पर एक विशाल भंवर की तरह असीम मन पागलपन से एकत्रित हो रहा था और जो कुछ भी उसके पास जाने की हिम्मत करता वह विकृत और बिखर जाता। यही कारण था कि प्राचीन भगवान के आसपास कोई लाश नहीं दिखाई दे रही थी। ऐसा इसलिए नहीं था कि अन्य लाशें पास नहीं आ सकती थीं, बल्कि एक बार जब वे पास आती तो वे पहले से ही उस अंतहीन भंवर में फंस जाती और तुरंत ही अंदर खींच ली जाती और नष्ट हो जाती। उस समय आरव मेहरा को अभी भी पूरी तरह से हार मानने का मन नहीं था। उसने एक रॉक पपेट को बुलाया और उसे बाहर भेजने के लिए एक वाइन मंत्र का उपयोग किया। परिणामस्वरूप जैसे ही वह रॉक पपेट 100 मीटर अंदर उड़ी, अनगिनत दरारें दिखाई देने लगीं। उस पल में ऐसा लगा जैसे अनगिनत तीखे ब्लेडों ने रॉक पपेट पर हमला किया और एक झटके में वह टुकड़े टुकड़े हो गई। यह अजीबोगरीब दृश्य देखकर आरव मेहरा के रोंगटे खड़े हो गए। सौभाग्य से ये केवल रॉक पपेट था, अगर वह प्लेनर पथ को और करीब ले जाता तो परिणाम ये होता। आरव मेहरा ने कुछ नहीं कहा, वह बुरी तरह डर गया और फिर प्लेनर पथ को वापस जाने के लिए कहा। भले ही एक प्राचीन देवता की विरासत आकर्षक हो, लेकिन आरव मेहरा को स्पष्ट रूप से पता था कि वह इस तरह के भयावह तूफान का विरोध नहीं कर पाएगा। इसके बाद आरव मेहरा ने कब्रिस्तान में प्लेनर पथ पर पूरे 2 घंटे तक नौकायन किया, फिर भी उसने इस जगह का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही देखा था। आरव मेहरा के समूह ने पूरे कब्रिस्तान का अधिकतम 10वां हिस्सा ही खोजा। इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था। कब्रिस्तान बहुत विशाल था, यह अंतहीन लग रहा था, हर जगह केवल लाशें और टुकड़े थे। कौन जानता है कि ऐसी जगह बनाने के लिए किस तरह का हताश युद्ध हुआ। 2 घंटे के बाद आरव मेहरा को कब्रिस्तान में एक सुरक्षित रास्ता मिल गया। उस रास्ते के अंत में एक सिल्वर ड्रैगन की लाश थी। उस सिल्वर ड्रैगन का सिर्फ एक सिर था और उसकी तुलना 3 सिर वाले गोल्डन ड्रैगन से नहीं की जा सकती थी। लेकिन अगर उसका सिर्फ एक सिर भी होता तो भी वह क्रोमैटिक ड्रैगन में से एक था। वह जादू में सहज रूप से निपुण था और जब तक वह खून की एक बूंद पीछे छोड़ता, आरव मेहरा एक बड़ी सफलता हासिल कर सकता था। आरव मेहरा के लिए ये पर्याप्त से अधिक था। हर किसी का अपना रास्ता था। ड्रैकोनिक बीस्टमैन किस्मत के धनी थे, ईर्ष्या करना बेकार था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सिल्वर ड्रैगन की छाती में खून की एक बूंद रह गई थी। सिल्वर ड्रैगन के खून की एक बूंद। उस युग में जब क्रोमैटिक ड्रैगन पहले से ही विलुप्त हो चुके थे, सिल्वर ड्रैगन के खून का क्या मतलब था? इस बारे में आरव मेहरा से ज्यादा कोई और स्पष्ट नहीं हो सकता था। हालांकि आरव मेहरा ड्रैकोनिक बीस्टमैन नहीं था और वह सीधे अपने वंश को इस खून की बूंद के साथ नहीं मिला सकता था, लेकिन आरव मेहरा एक जादूगर था, एक जादूगर जिसके पास जादुई सरनी थी। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आरव मेहरा जादुई सरनी को एक बार फिर से परिष्कृत करने के लिए रक्त की उस बूंद पर पूरी तरह से भरोसा कर सकता था। कुछ हद तक रक्त की वह बूंद पुनर्जन्म की आंखों से कमतर नहीं थी। पुनर्जन्म की आंखों ने आरव मेहरा को कई पुनर्जन्मों का अनुभव कराया, जिससे उसे चौंकाने वाले 100,000 रन जमा करने की अनुमति मिली। और सिल्वर ड्रैगन ब्लड का ऐसा प्रभाव होगा जो पुनर्जन्म की आंखों के सामने फीका नहीं पड़ेगा। उस सिल्वर ड्रैगन ब्लड पर भरोसा करते हुए आरव मेहरा मैजिक एरे को परिष्कृत कर सकता है, उन्हें एक नए स्तर पर ले जा सकता है। वह मैजिक एरे के सभी पिछले और भविष्य के उपयोगकर्ताओं से आगे निकल जाएगा। यह इतना आसान नहीं लगता। आरव मेहरा ने क्रिस्टल स्केल के मैजिक स्टाफ को कसकर पकड़ लिया। आगे कई लाशें और अवशेष बिखरे हुए थे। मैजिक एरे की बार बार गणना करने के बाद भी वह प्लेनर पथ के लिए केवल एक रास्ता खोजने में कामयाब रहा। लेकिन जगह बहुत तंग थी। भले ही उसका नियंत्रण अधिकांश लोगों से कहीं ज्यादा हो, आरव मेहरा केवल स्टाफ पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकता था क्योंकि उसकी पीठ से ठंडा पसीना बह रहा था। उस तंग जगह से गुजरते समय थोड़ी सी भी गलती या विचलन की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। अगर आरव मेहरा के हाथ कांपते तो वे किसी शक्तिशाली लाश से टकरा जाते। 1 मिनट बीता और फिर 2, 3, 10 मिनट बाद आरव मेहरा और सिल्वर ड्रैगन के बीच की दूरी नहीं बदली थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि आरव मेहरा एक कठिन रास्ते पर प्लेनर पथ का नेतृत्व कर रहा था। सिल्वर ड्रैगन से उसे अलग करने वाले कई 100 मीटर वास्तव में कई 100 से 1000 किलोमीटर थे। 10 मिनट, 20, 30, 1 घंटे बाद आरव मेहरा ने राहत की सांस ली। आखिरकार ये घंटा आरव मेहरा के लिए यातना जैसा था। उसका दिमाग हमेशा से तनाव में था और मैजिक एरे ओवरलोडेड अवस्था में था। चाहे दिमाग हो या शरीर, उन दोनों पर गंभीर रूप से ओवरड्राफ्ट हो गया था। अगर सिल्वर ड्रैगन ब्लड की वह बूंद न होती तो आरव मेहरा शायद इसे पार नहीं कर पाते। प्लेनर पथ सिल्वर ड्रैगन की लाश के सामने 20 मीटर से भी कम दूरी पर रुक गया। आरव मेहरा ने एक बेल फेंकी जो आरव मेहरा के पैरों के चारों ओर लिपट गई। फिर उसने कुछ शब्द बोले और बेल आरव मेहरा के साथ आगे की ओर बढ़ गई। आरव मेहरा चक्कर आने से बच नहीं सका। वह हाथ में एक कांच की बोतल लेकर आगे बढ़ा और खून की बूंद को सुरक्षित करने से पहले सिल्वर ड्रैगन के शरीर तक पहुंच गया। वापस लौटो। फिर आरव मेहरा ने कुछ और शब्द बोले जिससे बेल सिकुड़ गई और बुरी तरह सिकुड़ गई। आरव मेहरा को वापस प्लेनर पथ पर खींच लिया। लेकिन उस समय आरव मेहरा ने अपनी आंखों के कोने से कुछ देखा। क्या ये हो सकता है? जल्दी में आरव मेहरा ने तुरंत बेल को रोक दिया। मूल रूप से भयंकर रूप से सिकुड़ रही बेल अचानक शून्य में रुक गई। ये केवल एक पल के लिए था, लेकिन उस पल में आरव मेहरा ने इसे स्पष्ट रूप से देखा था। सिल्वर ड्रैगन के पेट में 2 जादुई छड़ें घुसी हुई थीं।
और ये दो जादुई छड़ें एक दूसरे की हुबहू नकल थीं। दोनों के ऊपर एक बहुत बड़ा रत्न लगा हुआ था, एक चांद का प्रतिनिधित्व करता था और दूसरा सूरज का। लेकिन ये दो चमकदार रत्न आरव मेहरा ने अब तक देखे गए सभी अन्य जादुई औजारों जैसे ही थे। उन्होंने अपनी सारी शक्ति खो दी थी और वे अब कोई रोशनी नहीं छोड़ते थे। वे दो साधारण पत्थरों की तरह दिखते थे, लेकिन अंतर ये था कि ये दो जादुई छड़ें क्षतिग्रस्त नहीं थीं। दूसरे शब्दों में, जब तक वह दो चमकदार रत्नों को बदल सकता था, तब तक इन दो जादुई छड़ों का इस्तेमाल किया जा सकता था। खैर, ऐसा कहना घोड़े के आगे गाड़ी लगाना था। एक जादुई छड़ी के लिए जड़ा हुआ रत्न सबसे महत्वपूर्ण था। आरव मेहरा की जादुई छड़ी इसका एक अच्छा उदाहरण थी। अगर वह विशाल एलिमेंटल एम्बर न होता तो आरव मेहरा उसे पहले ही किसी गोदाम में छोड़ देता। यह उस विशाल एलिमेंटल एम्बर की वजह से था कि आरव मेहरा मन का एक स्थिर प्रवाह प्राप्त कर सकता था, और यही कारण था कि वह उस आध्यात्मिक जादू के कर्मचारी पर इतना निर्भर था। एलिमेंटल एम्बर उस आध्यात्मिक जादू के कर्मचारी का कम से कम 90% मूल्य का था। एक जादू के कर्मचारी के दोषपूर्ण रत्न को बदलने या न बदलने से आमतौर पर बहुत फर्क नहीं पड़ता था। स्वाभाविक रूप से ये केवल साधारण जादू की छड़ियों के बारे में बात करते समय था। आरव मेहरा ने जिन दो जादू की छड़ियों को देखा था वे अलग अलग थीं। दो चमकदार रत्न केवल संवर्धन थे। अध्याय 255। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि ये दो चमकदार रत्न वास्तव में अनावश्यक थे। वे केवल कर्मचारियों की शक्ति को बढ़ाने के लिए थे। इन दो जादुई छड़ों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा छड़ें थीं। एक शीर्ष मास्टर की म्यागर के रूप में आरव मेहरा निश्चित रूप से यह निर्धारित कर सकता था कि केवल रत्न क्षतिग्रस्त हुए थे, छड़ें अछूती थीं। आरव मेहरा के पास इस तरह के उपहार को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। उत्कीर्ण सरणी असाधारण रूप से रहस्यमय थी और आरव मेहरा के गहन ज्ञान के साथ भी उन्हें समझना बहुत कठिन होगा। इसने आरव मेहरा की धारणाओं को पुष्ट किया कि ये दो जादुई छड़ें संभवतः अपने चरम पर ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल्स थीं, लेकिन दो ऑगमेंट रत्न पहले ही नष्ट हो चुके थे, और जैसे जैसे साल बीतते गए मैजिक अवतार बहुत पहले ही शून्य में विलीन हो गया था, जिससे वे अपने ट्रू स्पिरिट रैंक से गिर गए। लेकिन ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल्स अभी भी ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल्स थे। जब तक कोर एरे क्षतिग्रस्त नहीं होते, ये दो ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल्स अपने चरम पर पहुंच सकते थे, बस इसमें थोड़ा खर्च हो सकता था। किसी भी मामले में चूंकि आरव मेहरा पहले ही इसका सामना कर चुके थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से इन्हें हाथ से जाने नहीं देंगे। उन्होंने अपने पैर के चारों ओर लिपटी बेल को नियंत्रित किया और एक बार फिर सिल्वर ड्रैगन की लाश को छूते हुए निकल गए। उन्होंने लाश के सड़ने का फायदा उठाया और लाश से दो जादुई छड़ें खींचकर उन्हें बाहर निकाला। आरव मेहरा ने ये सब खत्म करने के बाद देर नहीं की। उन्होंने कुछ शब्द बोले और खुद को प्लेना पथ पर खींच लिया। आरव मेहरा ने सिल्वर ड्रैगन के शरीर से जादुई छड़ें खींची। उसके ठीक बाद लाश सड़ गई। 3 सिर वाले गोल्डन ड्रैगन की तरह शल्क मुरझा गए और हड्डियां सड़ गईं। इससे पहले कि आरव मेहरा प्लेना पथ तक पहुंच पाते, लाश शून्य में धूल में बदल गई। मुझे सच में आश्चर्य है कि क्या हुआ। आरव मेहरा ने प्लेना पथ पर वापस लौटते समय मन ही मन आह भरी। जादू के मामले में सर्वोच्च अस्तित्व में से एक प्रतिष्ठित क्रोमेटिक ड्रैगन उस युद्ध के बाद इतना कमजोर हो गया और शून्य में धूल के कण बनकर रह गया। शिट! जैसे ही आरव मेहरा मन ही मन आह भर रहा था, एक चमकदार रोशनी उसके पास उड़ी। वह रोशनी बहुत अजीब थी। आखिरकार रोशनी कितनी भी फीकी क्यों ना हो, वह इस असीम अंधेरे में चिलचिलाती धूप की तरह होगी। उसे महसूस न करना असंभव होगा। लेकिन आरव मेहरा ने पहले उस रोशनी को नहीं देखा था। पहले उसके प्रक्षेपवक्र का कोई संकेत नहीं था। फिर भी जब आरव मेहरा ने उसे देखा तो वह पहले ही उसके पास पहुंच चुकी थी। आरव मेहरा अवचेतन रूप से चकमा दे गया। उनमें से कुछ इस कब्रिस्तान में चींटियों की तरह कमजोर थे। अगर प्लेना पथ की सुरक्षा न होती तो एक भी टुकड़ा लापरवाही से बहकर उन्हें मौके पर ही मार सकता था, खासकर अब जबकि आरव मेहरा अभी भी प्लेना पथ की सुरक्षा से बाहर था। अगर कोई चीज उस पर गिरती तो कोई भी उसे बचा नहीं पाता। हालांकि आरव मेहरा कुछ भूल गया था। उसकी हरकतें उसके चारों ओर लिपटी हुई बेल पर निर्भर थीं, और भले ही वह बेल को एक हाथ की तरह नियंत्रित कर सकता था, फिर भी उसे कार्रवाई करने से पहले पहले आदेश भेजना था, इसलिए देरी हुई। यह अपरिहार्य था। आखिरकार इस देरी ने आरव मेहरा को बुरी स्थिति में डाल दिया। आरव मेहरा ने तुरंत प्रतिक्रिया की और बेल तेजी से झूल गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरव मेहरा को अपने पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। शिट! आरव मेहरा ने शाप दिया। उसे पहले ही पता चल गया था कि समस्या क्या थी, लेकिन सवाल यह था कि समस्या क्या थी। उस रोशनी ने आरव मेहरा के सीने पर वार किया। ऐसा लगा जैसे उसे किसी पत्थर से मारा गया हो और उसकी सारी हड्डियां टूट गई हों। उसने कराहते हुए खून थूका। अरे यार! आरव मेहरा ने अवचेतन रूप से अपने हाथ से अपनी छाती को टटोला। सौभाग्य से उसे काटा नहीं गया था, बल्कि उसे कुछ बहुत ठंडा महसूस हुआ। उसने जल्दी से ऊपर देखा कि वह क्या है और बेल को नियंत्रित करते हुए उसे वापस लाया। क्या हो रहा है? सोलोमन और लिस दोनों घबरा गए जब उन्होंने आरव मेहरा को घायल होते देखा। वह यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। अगर उसे कुछ हो गया तो वे शायद जीवित वापस नहीं आ पाएंगे। सिर्फ नोसेंट में वापस लौटना ही एक मुश्किल समस्या होगी। सब ठीक है। सौभाग्य से उस मुंह में खून थूकने के बाद आरव मेहरा की रंगत में सुधार हुआ। उसकी सांसें फिर से ठीक हो गईं और सुरक्षा के लिए आरव मेहरा ने 10 मिनट आराम करने से पहले हेल्थ पोशन की एक बोतल पी ली।
लेकिन वह अभी भी उस अनुभव को याद करते हुए डर महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया। सौभाग्य से मुझे किसी उपकरण के टुकड़े से चोट नहीं लगी। यह मेरी छाती में घुस सकता था या इससे भी बदतर सीधे मुझे चकनाचूर कर सकता था। जब उसने ये सोचा तो आरव मेहरा अपने हाथ में उस बर्फीली चीज के बारे में उत्सुक हो गया। यह क्या है? आरव मेहरा के हाथ पर एक लाल क्रिस्टल पड़ा था। यह एक कीमती रत्न जैसा दिख रहा था, लेकिन ये कीमती रत्न जितना कठोर नहीं था। आरव मेहरा ने इसे चुटकी में लेने की कोशिश की और रत्न ने अपना रूप बदल लिया। ये सौभाग्य की बात थी कि यह लाल क्रिस्टल लचीला था, अन्यथा इसकी गति के आधार पर आरव मेहरा बच नहीं पाता। वह छाती में एक बड़े छेद से बच नहीं पाता, इस जगह पर तो बिल्कुल भी नहीं। क्या ये कोई रत्न भी है? आरव मेहरा ने उस लाल क्रिस्टल को देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया वह चीज़ क्या है। आरव मेहरा को यह भी नहीं पता था कि वह चीज़ कहाँ से आई है। आखिरकार उसने मैजिक एरे को सक्रिय कर रखा था और कई 100 मीटर के भीतर धूल का एक कण भी उसकी नज़र से बच नहीं सकता था, सिवाय उस लाल क्रिस्टल के। वह उसके पास कैसे आया? क्या होगा अगर ये सिल्वर ड्रैगन की लाश से आया हो? केवल सड़ते हुए सिल्वर ड्रैगन के शरीर से बाहर निकलकर ही वह आरव मेहरा की मैजिक एरे की नज़र से बच सकता था और तुरंत उसकी छाती पर जा लगा। ये संभव हो सकता है, लेकिन सिल्वर ड्रैगन की लाश से आई किसी चीज़ के लिए आभा थोड़ी अजीब है। इसमें संदेह करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तुलना करने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए आरव मेहरा ने खून की बूंद वाली बोतल निकाली। खून की वह बूंद सिल्वर ड्रैगन की आभा उत्सर्जित कर रही थी, जबकि लाल क्रिस्टल की आभा पूरी तरह से अलग थी। ओह ठीक है। चूंकि आरव मेहरा इसकी उत्पत्ति का पता नहीं लगा सका, इसलिए उसने वापस लौटने का फैसला किया और जैसे ही सिल्वर ड्रैगन ब्लड की बोतल को दूर रखा, उसे अपनी बांह के नीचे दबी 2 छड़ें याद आईं। उसने उनमें से एक सोलोमन को और दूसरी लिस को दी। ये यात्रा शायद यही समाप्त होनी चाहिए। वे 2 छड़ें तुम्हारे लिए हैं। मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ? सोलोमन ने विनम्रता का दिखावा किया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये बहुत पहले ही ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल्स होने चाहिए थे। आरव मेहरा के शब्दों के परिणामस्वरूप सोलोमन ने विनम्रता दिखाना बंद कर दिया। नहीं, उसने सिर्फ विनम्रता दिखाना बंद नहीं किया, उसने सीधे आरव मेहरा पर झपट्टा मारा जैसे कि वह कोई शिकार हो और उसने सूरज के आकार के रत्न से जड़ा हुआ डंडा छीन लिया। आरव मेहरा ने चुपचाप अपना सिर हिलाया और लापरवाही से बचा हुआ डंडा लिस को थमा दिया। आरव मेहरा, हमने कुछ नहीं किया। लिस फिर भी शांत रही। हालांकि उसके हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने कुछ विनम्र शब्द कहे। हम पहले ही लीडर लिस के साथ एक समझौते पर पहुंच चुके हैं। ये 2 छड़ें आप दोनों के लिए मेरी ओर से उपहार हैं। हालांकि ये 2 छड़ें संभवतः ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल थीं जब वे अपने चरम पर थीं, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं 2 चमकदार रत्न पहले से ही क्षतिग्रस्त हैं। यदि आप उनका उपयोग करना चाहते हैं तो आपको रत्न बदलने होंगे। इसके अलावा मैजिक अवतार पहले ही समाप्त हो चुके थे। उन्हें नए मैजिक टूल अवतार बनाने में बहुत समय लग सकता है। धन्यवाद। लिस ने चांद के आकार के रत्न के साथ उस छड़ी को लेने से पहले बुदबुदाया। उसने कुछ नहीं किया था और केवल उनका अनुसरण किया था। उस युवा महान जादूगर ने सब कुछ संभाल लिया था। यदि उसके सामने ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल रखा जाता तो वह उसे लेने की हिम्मत नहीं करता। वह इतना बेशर्म नहीं था। लेकिन आरव मेहरा ने पहले ही कहा था कि इन 2 छड़ों ने अपने अवतार खो दिए थे, इसलिए इसे लेना ठीक था। ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आखिरकार अवतार थी। एक ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल जो अपना अवतार खो चुका था, आध्यात्मिक मैजिक टूल से ज्यादा शक्तिशाली नहीं था, इसलिए इसे उपहार में देना ठीक था। स्वाभाविक रूप से इसका मतलब यह नहीं था कि छड़ें मूल्यवान नहीं थीं। ये बिल्कुल विपरीत था। इन 2 छड़ों का मूल्य चौंकाने वाला था। वे ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल थे। इसके अलावा छड़ों पर लगी हुई सरनी बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी। ये 2 छड़ें निश्चित रूप से पुनर्जन्म लेंगी जब तक कि सोलोमन और खुद 2 चमकदार रत्नों को बदल सकते हैं। वे अपने चरम पर अपनी कम से कम आधी शक्ति वापस पा लेंगे। एक ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल की आधी शक्ति, जो एक आर्कमेज की आधी शक्ति के बराबर थी। ये पहले से ही सेज टॉवर और अल्केमिस्ट गिल्ड के सबसे शक्तिशाली मैजिक टूल थे। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इन 2 छड़ों पर भरोसा करके अल्केमिस्ट गिल्ड और सेज टॉवर 1000 साल सिटी की सभी ताकतों को कुचल सकते हैं, बेशक गिल्डेड रोज को छोड़कर। लेकिन एक बार फिर से अवतार लेने के लिए किस्मत और अवसर की आवश्यकता होगी। हो सकता है कि सोलोमन और लिस को अपने जीवन काल में यह अवसर और किस्मत न मिले, लेकिन अगली पीढ़ी या उसके बाद की पीढ़ी के बारे में क्या जो गारंटी दे सके कि ऐसा अवसर भविष्य में नहीं आएगा। जब तक उनके पास अवसर रहेगा, ये 2 ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल्स अपनी भयावह शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। उस समय जब दोनों ताकतों के पास ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल्स थे तो 1000 साल सिटी में उनके खिलाफ जाने की हिम्मत कौन कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि आरव मेहरा ने उन्हें केवल 2 क्षतिग्रस्त छड़ें उपहार में दी थीं, लेकिन लिस जानती थी कि यह युवा महान जादूगर उन्हें कुछ दशकों या कुछ शताब्दियों में शांति दे रहा था। यही कारण था कि लिस ने उसे इतनी गंभीरता से धन्यवाद दिया। हाँ, लीडर लिस, तुम बहुत विनम्र हो। आरव मेहरा ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने उन्हें शांति देने के लिए 2 छड़ें दी थीं। आरव मेहरा के लिए यह वास्तव में बिना किसी कीमत के एक उपकार था। हालांकि अगर वह इन 2 जादुई छड़ों को अपने पास रखता तो 10 साल के भीतर अवतार प्रकट कर सकता था, लेकिन क्या इससे वाकई कोई फर्क पड़ता?
आरव मेहरा के पास पहले से ही सोल वॉकर था, साथ ही एक अपर रैंक फ्लेम स्पिरिट भी था जो ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल से कमतर नहीं था। उसके पास डूम स्टाफ भी था जो सबसे मजबूत ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल बनने के लिए बाध्य था। आरव मेहरा के उपकरण ज्यादातर आर्कमेज से कहीं बेहतर थे और आरव मेहरा सिर्फ 9वीं रैंक के महान जादूगर थे। हालांकि सभी जादूगर अपने जादुई औजारों पर निर्भर थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनके पास जितने ज्यादा जादुई औजार होंगे उतना ही बेहतर होगा। जादूगरों को जिस चीज पर सबसे ज्यादा भरोसा करना चाहिए वह है उनका मन। जादू की दुनिया में एक कठोर नियम था, जितना अधिक जादूगर अपने जादुई औजार पर निर्भर होता था उतनी ही धीमी गति से उसका विकास होता था। यही कारण था कि आरव मेहरा अपने जादुई औजारों का उपयोग करने से बचते थे और समस्याओं को सुलझाने के लिए अपनी शक्ति पर निर्भर रहते थे। केवल जब स्थिति गंभीर होती थी तब आरव मेहरा उन अद्भुत जादुई औजारों का उपयोग करते थे। आरव मेहरा को यह भी लगता था कि बैन जादूगरों के आदर्श का प्रतिनिधित्व करता है। केवल मृत्यु की पुस्तक के साथ पूरे नोसेंट में यात्रा करना, ये जादूगरों की सबसे आदर्श स्थिति थी। ये तो कहना ही क्या कि इन दो सच्चे आत्मा जादुई औजारों को नए अवतार बनाने देना कहना जितना आसान था, करना उतना आसान नहीं था। लिस और सोलोमन के लिए ये भाग्य और अवसर का सवाल हो सकता है, लेकिन आरव मेहरा के लिए ये धन और ऊर्जा का मामला था। इस प्रक्रिया के लिए एक खगोलीय राशि के साथ साथ 10 साल की ऊर्जा की भी आवश्यकता थी। क्या उसके लिए अपने धन का उपयोग डूम स्टाफ पर करना बेहतर नहीं था? क्या जादू का अभ्यास करने में ऊर्जा खर्च करना बेहतर नहीं था? ये दोनों क्षणें आरव मेहरा के लिए अनावश्यक थीं।